द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ अमेरिका से शरीके गुफ्तगू हैं ऋषि भारद्वाज। वो इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में गहरी इंटरेस्ट लेते हैं। ऋषि, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ जिन्ना साहब के बारे में। उनके बारे में इंडिया के एक वेल नोन लॉयर और इंटेलेक्चुअल हैं, एजी नूरानी। उन्होंने ये कहा कि जिन्ना इज कैननाइज्ड इन पाकिस्तान एंड डीमनाइज्ड इन इंडिया। यानी उनको पाकिस्तान में तो एक सेंट और एक ऋषि बना के पेश किया जाता है, और इंडिया में उनको एक शैतान के रूप में दिखाया जाता है। तो उनकी जो है ना, एजी नूरानी के मुताबिक उनकी एक फेयर असेसमेंट जो है वो नहीं हो पाती इस तरह से दोनों मुल्कों में। तो हाउ डू यू लुक एट दिस आर्ग्यूमेंट? देखिए, एजी नूरानी जो है, ही इज अ लिविंग लेजेंड, और लाइक जो ही इज एन एक्सपर्ट ऑन कश्मीर एंड इंडो चाइना रिलेशन। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट एग्री विथ दिस स्टेटमेंट कि जिन्ना को कैननाइज किया जाता है पाकिस्तान में और इंडिया में डिमोनाइज किया जाता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं, बट अब स्पेशली आज के टाइम में पाकिस्तान में भी काफी उनका क्रिटिकल व्यू लिया जाता है, और इंडिया में उनको कई लोगों ने प्रेज भी किया है। स्पेशली एजी नूरानी भी उनको उनकी लीडरशिप स्किल्स को प्रेज कर चुके हैं, और उनकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को। जसवंत सिंह ने जो है उनको प्रेज करते हुए बुक लिखी है, जिसमें काफी उनको पॉजिटिव जो है उनका पोर्ट्रेयल किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि बीजेपी के वन ऑफ द फाउंडर्स हैं, उन्होंने प्रेज किया है मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको सिर्फ डीमोनाइज ही किया जाता है इंडिया में। ऋषि, यहाँ पे एक और नाम मैं लेना चाह रहा हूँ, एच एम सीरवाई। वो एडवोकेट जनरल रहे हैं महाराष्ट्र के 50s में, 57 से लेके तो 74 तक। तो उन्होंने भी एक किताब लिखी थी, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, लेजेंड एंड रियलिटी। उसमें भी उन्होंने नेहरू को ब्लेम किया है पार्टीशन के लिए और जिन्ना को अब्सॉल्व किया है। तो मेरे ख्याल में आपकी बात में वजन है कि सब लोगों ने इंडिया में जिन्ना साहब को डीमोनाइज नहीं किया। और देखा जाए तो एक्चुअली नेहरू को ज्यादा आजकल इंडिया में डीमोनाइज किया जा रहा है कंपेयर टू जिन्ना। और नेहरू की तो इतनी मतलब क्रिटिसिज्म हुई है जितनी किसी भी लीडर की नहीं हुई है। तो ये असेसमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। और काफी लोग जो कि एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, वो भी जो है नेहरू को पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बताते हैं, और न कि जिन्ना को। सो इट्स नॉट अ कंप्लीटली फेयर असेसमेंट। अच्छा, आपने अभी एक किताब छपी थी चंद साल पहले, आई थिंक 2017 में आई थी, वो क्रिएटिंग अ न्यू मदीना। या आई थिंक उस 15 में, या हाँ, तो 2015। उस या इन्होंने कैसे, इस किताब ने कैसे पोर्ट्री किया है जिन्ना साहब को, और वो कितना एक्यूरेट है? देखिए, इस किताब में मेन फोकस इस किताब का ये है कि जिन्ना ने क्या कहा, नेहरू ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, माउंटबेटन ने क्या कहा, ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। बट इस रोड पे क्या एटमॉस्फियर था, स्ट्रीट पे क्या एटमॉस्फियर था, ये बुक ने इसको असेस किया है, स्पेशली फ्रॉम पीरियड 1940 टू 1945। क्योंकि ये 5 साल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहे हैं पाकिस्तान मूवमेंट के लिए। क्योंकि 40 में जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन आता है, जबकि पाकिस्तान रेजोल्यूशन में पाकिस्तान नाम मेंशन नहीं था, बट उसका इम्प्लीकेशन यही था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है वो देश से अलग हो जाए। इम्प्लीकेशन उसका यही था। फिर जो है पाकिस्तान मूवमेंट जो है जोर पकड़ता है, और जो है इस पर जबरदस्त डिबेट स्टार्ट होती है, स्पेशली इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है। और हर जगह इस पर डिबेट होती है, मस्जिदों में डिबेट होती है जुमे के खुतबे के बाद, इस पर बाजारों में डिबेट होती है, घरों में डिबेट होती है, सड़कों पे डिबेट होती है, हर जगह इस पर जो है अच्छी खासी डिबेट होती है। आम लोगों के बीच डिबेट होती है, उलेमास के बीच डिबेट होती है, शब्बीर अहमद उस्मानी और मौलाना मदनी के बीच डिबेट होती है अच्छी। बिजनौर उत्तर प्रदेश में एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, उर्दू न्यूज़पेपर मदीना। तो वो आर्टिकल्स मंगाता था अपने हर एडिशन में, और उसमें सैकड़ों आर्टिकल्स आते थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, साउथ इंडिया, दखन से लेकर बांग्लादेश चटगांव तक जो है उनके पास आर्टिकल्स आते थे। तो वो एक आर्टिकल प्रो पाकिस्तान और एक आर्टिकल जो है एंटी पाकिस्तान और एंटी पार्टीशन वो जो है छापता था। तो
काफी जो है इस पर बहुत ही ज्यादा डिबेट हुई है और प्रोज एंड कॉन्स सब डिस्कस किए गए हैं पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान बनने का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, पाकिस्तान इकोनॉमिकली वायबल होगा कि नहीं होगा। इस पर भी काफी डिबेट हुई है। शब्बीर अहमद उस्मानी ने कई लॉजिक पेश किए कि नहीं, पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली वायबल होगा, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री होगा, उसके पास कई सारी नदियां होंगी, तो वो अपने लिए फूड प्रोड्यूस करेगा। प्लस पाकिस्तान की जोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत रहेगी। तो काफी सारे जो है डिस्कशंस और डिबेट्स के बाद 1945 में फाइनली इंडियन मुस्लिम्स ने ये तय किया कि पार्टीशन ही सही अल्टरनेटिव है और हमें पार्टीशन ही करना चाहिए, और जो कि रिजल्ट में साफ नजर भी आया। और स्पेशली जो प्रोविंसेस के इलेक्शन थे उसमें मुस्लिम लीग वॉन ऑलमोस्ट 88-90% ऑफ द रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ करते थे, एंड 75% ऑफ द मुस्लिम वोट। तो इंडियन मुस्लिम्स ने ओवरवेलमिंगली पठानों के अलावा ओवरवेलमिंगली डिसाइड किया कि पार्टीशन ही सही अल्टरनेटिव है, और फिर पार्टीशन हो ही गया। तो 46 इलेक्शन दे पेव्ड द वे फॉर पार्टीशन, और उन्होंने ये प्रूव किया कि इंडियन मुस्लिम्स का रुझान किस तरफ है। लेकिन ऋषि ये भी कहा जाता है कि जिन्ना साहब ने कानपुर में जो स्टेटमेंट दी थी 41 में कि मैं 6 करोड़ या 7 करोड़ मुसलमानों को जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में रहते हैं उनको लिबरेट करवाने के लिए उन 2 करोड़ मुसलमानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं जो मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज में रहते हैं। कहा जाता है कि इसका बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन हुआ था यूपी में, तो वो रिएक्शन जो है वो फिर क्या खत्म हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम? नहीं, ये नेगेटिव रिएक्शन हुआ यूपी में, ऐसा कोई मतलब ये हिस्टोरिकली ट्रू फैक्ट नहीं है, कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन नहीं हुआ। जबकि सबसे ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान को यूपी से ही मिला है। और एक बार जिन्ना तक ने ये कहा था, आई थिंक कोई दूसरे स्टेट में रैली थी, आई थिंक इट वाज इन पंजाब, कि जिन्ना ने कहा कि दे शोड यू लाइट व्हेन देयर वाज डार्कनेस, कि उन्होंने मतलब यूपी और बिहार के मुसलमानों ने आपको लाइट दिखाई जब यहाँ पर अंधेरा था। तो मतलब सबसे ज्यादा और सबसे सस्टेन्ड सपोर्ट और सबसे मतलब कंटिन्यूअस सपोर्ट उनको यूपी और बिहार और जो उर्दू स्पीकिंग प्रोविंसेस या हिंदी स्पीकिंग प्रोविंसेस है वही से मिला है। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग का सपोर्ट बेस उतना स्ट्रांग नहीं था, और 1945 तक स्ट्रांग नहीं था, एंड इट वाज नॉट श्योर कि 45 का इलेक्शन किस तरफ जाएगा। बट फिर जो शब्बीर अहमद उस्मानी है, ही स्प्लिट ऑफ फ्रॉम जमीयत उलेमा हिंद, और उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जमीयत उलेमा इस्लाम, और जिसमें करीब 500 मौलवी थे फ्रॉम देवबंद, और उन्होंने जाके जो है कैंपेन किया मुस्लिम लीग के लिए ऑल ओवर इंडिया। और शब्बीर अहमद उस्मानी ने यहाँ तक कहा कि ये पानीपत की जंग है ये इलेक्शन, और आपको इसमें हारना नहीं है, और जो है अपने अंदर आप गजनवी, गौरी और अब्दाली का जज्बा लाएं। तो ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि ये कोई जंग और जिहाद से कम नहीं है ये इलेक्शन, और इसमें आपको मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना ही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी जो है एक लीडिंग रोल प्ले किया पाकिस्तान मूवमेंट में, और 45-46 इलेक्शन में भी। दैट्स व्हाई जिन्ना कॉल्ड पाकिस्तान द आर्सेनल ऑफ मुस्लिम इंडिया। अलीगढ़ को, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को द आर्सेनल ऑफ मुस्लिम इंडिया जिन्ना कॉल्ड। जी, अलीगढ़ के कुछ स्टूडेंट्स पंजाब में भी आए थे और उन्होंने यहाँ कैंपेन भी किया था। तो पूरे इंडिया में गए थे वो क्या? और भी स्टेट और 1937 के जो इलेक्शंस थे, हालांकि उस वक्त तक मुस्लिम लीग को बने जो है तकरीबन 35 साल हो चुके थे, तो 36 बल्कि, तो उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। टोटल जो इंडियन मुस्लिम्स के 4.4% वोट मिले थे मुस्लिम लीग को, जो कास्ट हुए थे उसका 4.4%। और पंजाब में तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी मुस्लिम लीग की, और जिन्ना साहब ने बड़ा एक इरिटेशन में कहा था कि आई विल नेवर सेट फुट इन पंजाब, कि मैं कभी पंजाब में कदम नहीं रखूंगा। तो फिर इतना क्या क्या तब्दीली आई 40s में कि इतना ओवरवेलमिंगली जो है जिन्ना साहब के जो मैसेज है उसको रिसीव किया गया, और इट वाज रिसीव्ड सो वेल। 4.4 से 87.5% पहुंच गया 1946 में।
तो देख लीजिए आप 9 साल में 8-9 साल में क्या डिफरेंस आया। तो वही आई थिंक जो पाकिस्तान का कंसेप्ट था ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा इंडियन मुस्लिम्स को, और ये पोर्ट्रे किया गया कि ये मतलब दूसरा मदीना बनने जा रहा है। और ये कई बार काफी सारी स्पीचेस में काफी सारे मुस्लिम लीग के लीडर्स ने कहा कि ये दूसरा मदीना बनने जा रहा है, और जो है ये पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान बनने से इस्लाम का रिवाइवल होगा, और ऑटोमन एम्पायर जो कि डिफंक्ट हो चुका है जो है उसका ये एक रिवाइवल होगा, और दिस विल बी पाकिस्तान को एक कैलिफेट के तौर पे जो है वो पोर्ट्रे किया गया था, और ये कहा गया था कि ये दूसरा मदीना है, और मदीना एंड पाकिस्तान वर यूज्ड इंटरचेंजेबली इन द अच्छा पाकिस्तान मूवमेंट। सो दैट्स व्हाई वेंकट धुलीपाला की बुक का टाइटल भी क्रिएटिंग अ न्यू मदीना है। तो अच्छा, आपने आपने जैसे ऋषि कहा कि मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने बहुत एक्टिवली कैंपेन किया पाकिस्तान के लिए, लेकिन उनको देखिए पार्टीशन के बाद कोई अहम ओहदा नहीं मिला। ही वॉज नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंट पोजिशन। यानी मुल्क तो बनाया गया एक इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पे या इस्लामिक स्टेट के तौर पर, और हमारा जो लॉ मिनिस्टर थे वो एक हिंदू थे, जोगिंदर नाथ मंडल। तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि तो फिर शबीर अहमद उस्मानी को, अगर इस्लामी कानून के लिए मुल्क बनाया गया था, तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी को लॉ मिनिस्टर होना चाहिए था। देखिए आई थिंक कि जो जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ मिनिस्टर बनाया तो गया, पर उनको कुछ काम दिया नहीं गया, एंड ही हैड एब्सोल्युटली नो रोल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और शबीर अहमद उस्मानी को कोई रोल नहीं दिया गया, ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है। ही वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जिना के लाइक डेथ पर जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे उस टाइम, राजा जी और राजगोपालाचारी, उन्होंने अपना कंडोलेंस मैसेज लियाकत अली खान को नहीं भेजा, शबीर अहमद उस्मानी को भेजा। और शबीर अहमद उस्मानी को सैफुल इस्लाम कहा जाता था उस टाइम। तो इट शोज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया उसमें भी ही प्लेड अ लीडिंग रोल। तो ऐसी बात नहीं, तो जो चीज इनको पेश करनी चाहिए थी जोगिंदर नाथ मंडल को, वो चीज शबीर अहमद उस्मानी ने पेश की। और जब ये पेश हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो जितने भी हिंदू मेंबर्स थे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ऑल ऑफ देम अपोज्ड इट, और कहा कि ये जिना के विजन के अगेंस्ट है। तो पाकिस्तान में तभी से ये कंफ्यूजन का माहौल था जो कि आज तक जारी है, बिकॉज जिना वाज अ कंफ्यूज्ड मैन। दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज अ कंफ्यूज्ड नेशन, और आज भी कंफ्यूज्ड है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, एक तो मैं करेक्शन कर दूं ऋषि के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 में यस, शबीर अहमद उस्मानी ने पेश नहीं किया था, ये लियाकत अली खान ने पेश किया नो था। नो, बट ही प्लेड अ लीडिंग रोल इन द यस, आर्टिकुलेशन ही ऑफ ही द। प्लेड अ ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा जो आपने कहा कि जिनाब वाज अ कंफ्यूज्ड मैन, तो यस, हाउ कैन यू से दैट? उनकी आप 11 अगस्त की तकरीर सुने, दैट इज अ वेरी क्लियर स्पीच। बट रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, एंड ही मेड इट क्लियर कि तमाम जो सिटीजन्स हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, दे विल हैव इक्वल इक्वल राइट्स एंड इक्वल ऑब्लिगेशंस। तो फिर ये जो 7 साल तक उन्होंने पूरे कंट्री में जो जहर फैलाया कि पाकिस्तान नहीं बना तो वी विल डिवाइड इंडिया और डिस्ट्रॉय इंडिया, और पाकिस्तान नहीं बना तो इस्लाम खत्म हो जाएगा इंडिया में, और जो है इंडिया के बाहर भी इस्लाम पर खतरा होगा, और ये होगा और वो होगा। और बाकी जो मुस्लिम लीग के लीडर्स ने जो नफरत फैलाई, तो उसका क्या है? तो ये तो यही है कि आप इतने साल तक जो है नफरत फैलाएं, और फिर एक दिन आके आप प्यार की बातें करने लगे। और उसके बाद भी उनका स्टैंड देखिए कि जो उन्होंने कराची बार एसोसिएशन में कहा जनवरी 1948 में, आई थिंक, कि पाकिस्तानी लॉ वो शरीयत पर बेस्ड होगा। तो दिस इज नॉट अ सेक्युलर स्टैंड। जो कश्मीर में कहा, वहां पर जो इन्फिल्ट्रेटर्स और टेररिस्ट गए थे उनके लिए कहा कि वो अपने अंदर मुजाहिदीन की फीलिंग लाएं। तो दिस इज नॉट सेक्युलरिज्म। और इंडिया के अगेंस्ट जो उनका स्टैंड था ऑन जूनागढ़, ऑन हैदराबाद, तो वो भी देखिए मतलब दिखाता है कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कनाडा और यूएस जैसे हों। पर एक तरफ आप इतनी नफरत फैला रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो है फ्रेंडली रिलेशन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पैन इस्लामिज्म जो है वो उसका कोई आज इम्पोर्टेंस नहीं है उस कंसेप्ट की।
बट पूरा पाकिस्तान ही एक पैन इस्लामिक मूवमेंट था. So this shows the contradiction and conflicts in his personality and thinking. नहीं, वो तो उन्होंने खुद भी कहा था कि थियरी ऑफ पैन इस्लामिज्म हैज एक्सप्लोडेड या कुछ ऐसा उन्होंने कहा था, यानी पैन पर इस्लामिज्म के नारे में कोई वजन नहीं है. तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानीज they should fight in their individual capacity for Palestine. So what is this? This is pan Islamism. नहीं, Exactly. वो तो देखे ना, I don't mind Pakistanis fighting for Palestine in their individual capacity. नहीं, इस तरह तो अब देखे ना, एक मुल्क का गुरीला होता है, जैसे चुगवेरा था, वो एक मुल्क से चला, दूसरे मुल्क चला गया, दूसरे से तीसरे मुल्क चला गया, तो वो तो पैन इस्लामिस्ट नहीं था ना. नो, बट और भी काफी इंस्टेंसेस हैं जो उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को लेटर्स लिखे. वो है इंडोनेशिया के का जो इंडिपेंडेंस था उसमें जो कांग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा ऑन बिहाफ ऑफ बोथ पाकिस्तान एंड मुस्लिम इंडिया. तो उसकी तरफ से काफी जो है ऑब्जेक्शन भी आया. जिना represents only Pakistan but not the Indian Muslims. So you can see the pan Islamism. और जिना के फ्यूनरल पर शब्बीर अहमद उस्मानी ने कहा था कि हमें जिना के सपने को पूरा करना है फॉर क्रिएटिंग अ मुस्लिम ब्लॉक. और खलीकुल जमान ने भी पैन इस्लामिज्म की ही बात की पूरी लाइफ. So you can see it was throughout and throughout Islamism and pan Islamism. लेकिन आपको पता है ना कि उसका कोई रिस्पांस इतना अच्छा तो नहीं मिला था पाकिस्तान को. Yeah. जी, किंग फारूक जो थे इजिप्ट के, उनका बड़ा मशहूर एक कोटेशन है, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज ट्रू और अपॉक्रिफल. तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे इस्लाम 14 अगस्त को नाजिल हुआ. तो इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं. Yeah, because Arab nationalism काफी strong है उन कंट्रीज में. That's why pan Islamism को ज्यादा वहां पे सपोर्ट नहीं मिला और आज भी नहीं मिलता है. And that's why Pakistan is so disappointed by OIC. और OIC को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है पाकिस्तान में कि OIC कोई काम का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. बिकॉज जो साउथ एशिया में ही जो है काफी प्रेवलेंट है. बट साउथ एशिया के बाहर दे डोंट केयर अबाउट पैन इस्लामिज्म एट ऑल. उनके लिए उनका एथनिक आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी वो सुप्रीम है, नॉट द रिलीजन. अच्छा, आपने कहा कि जिन्ना साहब ने मुस्लिम ब्रदरहुड, अखवानुल मुस्लिमून जिसको अरबी में कहा जाता है, उनको भी खत लिखा था. वो खत किस बारे में था? हसन अल बन्ना को लिखा था जो फाउंडर और चीफ थे उस वक्त. Yeah, and expressing support for the ideology and philosophy of Muslim Brotherhood. तो अगर ये पैन इस्लामिज्म नहीं है तो फिर पैन इस्लामिज्म क्या होता है? नहीं, मैं तो आपकी तवज्जो फिर उधर ही मबजूल कराऊंगा कि उनकी हेक्टर बलीथो जो थे, जो ऑफिशियल हिस्टोरियन थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमीशन किया था उनको, उन्होंने जो कहा है कि 11 अगस्त वाली जो स्पीच थी, दैट वाज द ग्रेटेस्ट स्पीच दैट ही एवर डिलीवर्ड. तो उसको अगर आप ये देखें, उसके बारे में मैंने एक हमारे प्रोफेसर है फतेह मोहम्मद मालिक, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन इकबाल एंड पाकिस्तान मूवमेंट, काफी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं. तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो तकरीर थी 11 अगस्त वाली, वो बहुत सारे सीनियर लोगों को पसंद नहीं आई थी, जिसमें से एक चौधरी मोहम्मद अली थे. उस वक्त तो वो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बने थोड़ी मुद्दत के लिए 50s में. तो उन्होंने उस स्पीच को रुकवाने की भी कोशिश की, और शायद जिन्ना साहब से बात भी की होगी उन्होंने कि ये आप जो बात कर रहे हैं, ये पिछले 6-7 साल के जो आपके मैसेजेस थे उसको कंट्राडिक्ट करती है. तो शायद यही वजह है कि उसके बाद फिर उन्होंने ऐसी बात नहीं की. और देखिए ये भी कहा जाता है कि उस स्पीच को सेंसर कर दिया गया था. बट आई थिंक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जिना के कंसेंट के बगैर उसको सेंसर कर दे. तो जिना हिमसेल्फ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक कि ये मतलब मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया है कुछ में जो है. सो दैट्स व्हाई उन्होंने ये कहा फिर बाद में कि पाकिस्तान का लॉ वो शरीयत पर बेस्ड होगा. और फिर वो अपने अब पुराने जो है उस पर वापस आ गए आइडियोलॉजी पर. और ये भी है कि जो उसमें एट द एंड ऑफ 1947 किसी ने उनसे पूछा, फॉरेन जर्नलिस्ट ने, कि अब तो पाकिस्तान बन चुका है तो मुस्लिम लीग के दरवाजे नॉन मुस्लिम के लिए खोल दिए जाएं. तो जिन्होंने कहा कि नो, पीपल आर नॉट रेडी फॉर इट. तो देख लीजिए आप कि अगेन
तो कंट्राडिक्शंस मिल जाते हैं, और वही कंट्राडिक्शंस आज पाकिस्तानी स्टेट में भी आपको देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई पाकिस्तान में कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं पाया अच्छे से, और लागू हो ही नहीं पाया। नहीं, हमारे तो तीन तीन कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। पहला 56 में बना था, फिर उसके बाद अयूब खान ने बनाया, फिर भुट्टो ने बनाया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आइन बन नहीं पाया? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन 10 साल भी नहीं चला। नहीं, ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन अब तक चल रहा है। It was abrogated in 77, when he came to power, Zia-ul Haq, और काफी साल तक, एब्रोगेट? काफी नहीं, साल एब्रोगेट तक, नहीं, उसको कहते हैं इट वाज हेल्ड इन अबेयंस, या abeyance इट वाज नॉट एब्रोगेटेड। effectively, और अभी भी ये abeyance में ही है, क्योंकि आपके यहाँ लॉ है कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए after the dissolution of the parliament। बट देखिए कहाँ हो रहा है इलेक्शन, और अब पता ही नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। तो देखिए कैसी डेमोक्रेसी है जहां पर पता ही नहीं कि इलेक्शन कब होंगे। देखिए अमेरिका में हर 4 साल में इलेक्शन हो जाते हैं, इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन हो जाते हैं। सिर्फ जो है एक ही बार इमरजेंसी के टाइम 1975 में आप कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा सा अबेयंस में चला गया था, अदरवाइज इट हैज ऑलवेज बीन एनफोर्स्ड। नहीं, आप देखिए ना, पाकिस्तान जैसे एक नए मुल्क को तो आप अमेरिका के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना। नहीं तो अमेरिका को कितने साल हो गए? अमेरिका तो और नया मुल्क था जब बना है, तो पाकिस्तान की तो 5000 साल से ज्यादा की हिस्ट्री है। ऋषि, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स बिफोर वी क्लोज द शो? देखिए यही है कि पाकिस्तान में आज भी जो सेक्युलरिस्ट लोग हैं और इस्लामिस्ट लोग हैं, इनके बीच डिबेट है और डिस्कशन है कि जिन्हें आखिर किस टाइप का पाकिस्तान चाहते थे और उनका विजन और फिलॉसफी क्या थी। कि इस्लामिस्ट क्लेम करते हैं कि उनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी थी, और सेक्युलरिस्ट ये क्लेम करते हैं कि उनकी सेक्युलर आइडियोलॉजी थी। अब मौलाना मौदूदी हैं, उनके विजन पर कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, और सबको उनका विजन पता है। पर जिना के विजन पर आज भी इतने सालों बाद भी 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज भी इस पर डिबेट जो है वो चल रही है। तो इट शोज कि किस हद तक कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन थे जिना की पर्सनैलिटी में, और वही पर कंफ्यूजन और कंट्रडिक्शन आज पाकिस्तानी स्टेट में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। दैट्स वाई पाकिस्तान कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लेकर श्योर नहीं था या फिर उसको क्या बनना है, और आज तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाया इतने साल बीतने के बाद भी। इतना बड़ा मुल्क होने के बाद भी 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी अब हो चुकी है कि उसको किस टाइप का मुल्क बनना है, और वो ये कंट्रडिक्शन हमेशा ही चलते रहेंगे। बिकॉज पाकिस्तान मूवमेंट इटसेल्फ वो क्लियर नहीं था, और किसी को भी नहीं पता था कि पाकिस्तान किस टाइप का मुल्क होगा। इवन जो ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे, उन्होंने तक कहा था इन जनवरी 1947 कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान किस टाइप का मुल्क होगा। So this shows कि even the top leaders were not sure about the nature of the Pakistani nation, और वो confusion आज तक जारी है। मेन एम यही था, ऑब्जेक्टिव यही था उस टाइम पाकिस्तान मूवमेंट का, कि हम एक अलग मुल्क ले लें, उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि किसको किस तरह का मुल्क बनाना है। और वो कोई ज्यादा कठिन काम नहीं होगा। कठिन काम ये है कि हम अलग जो है वो इंडिया को पार्टीशन करना, ये ज्यादा कठिन काम है। और फिर हमें क्या बनाना है, डेमोक्रेसी, इस्लामिक सोशलिज्म, ये बहुत कोई कठिन काम नहीं है। और यही चीज जिना ने भी कही थी एक बार कि हम अब ये जमीन ले रहे हैं मस्जिद के लिए, एक बार हमें जमीन मिल जाए तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे मस्जिद बनाई जाएगी और किस तरह से बनाई जाएगी। तो देख सकते हैं आप जो ये कंपैरिजन है, तो ये फिट बैठता है, और वो आज तक पाकिस्तान नहीं डिसाइड कर पाया है और ना कभी कर पाएगा। अच्छा, आपने कंफ्यूजन का लफ्ज यूज किया, तो प्रोफेसर हुद भाई ने भी एक दफा ये बात की थी कि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड इन कंफ्यूजन। तो हमारे एक इंटेलेक्चुअल हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, जावेद जब्बार, उन्होंने उसके जवाब में कहा था कि कंफ्यूजन जो है वो इतनी बुरी चीज नहीं है, इसलिए कि कंफ्यूजन जो है इट लीड्स टू प्रोग्रेस। तो अब जैसे एक रिलीजियस फैनेटिक होता है, रिलीजियस फैनेटिक इज नेवर कंफ्यूज्ड। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो इसका मतलब है कुछ उम्मीद है कि आप सही रास्ते पे भी चल सकते हैं। और अगर हमारे लोग ये देखें कि भाई हमारे लिए जो है कौन सा रास्ता मुनासिब है, क्या हमें प्लूरलिज्म के रास्ते पे चलना चाहिए, क्या हमें तमाम सिटीजन्स को, उसको भले आप सेकुलरिज्म का नाम ना दें, लेकिन क्या
हमें पूरे जो राइट्स हैं वो सिटीजन्स को देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, तो इस पे मेरा ख्याल है कोई डिबेट नहीं होगी। मोस्ट पीपल, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी यही कहेगी कि भाई तमाम सिटीजन्स जो है ना उनके बराबर के हकूक होने चाहिए। बट फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा है कि नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते? वही वही उम्मीद है ना जी, कि अगर हमारे जो रैशनल लोग हैं, हमारे लॉजिकल जो लोग बात करते हैं, वो अगर आगे आए और इस तरह की डिबेट्स हों, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम इस पे काबू पा सकते हैं। और इन दिस डे एंड एज यू कैन नॉट रियली इंश्राइन दिस डिस्क्रिमिनेशन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी वजह से पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के जो पब्लिसिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है इंटरनेशनली, कि आपने तो आइन में लिख दिया है ये। तो मेरा ख्याल है कि आइन में जो है, आइन में से इसको निकालना चाहिए। पाकिस्तान इज व्हाट बेसिकली? पाकिस्तान इज रिलीजियस नेशनलिज्म, राइट? यू एग्री विद दैट? हम्म। पर प्रॉब्लम यह है कि रिलीजन काफी सब्जेक्टिव चीज होता है। रिलीजन बहुत ही ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है और बहुत ही क्लियर नहीं है, तो इसीलिए इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि मुस्लिम कौन है। देयर इज नो फिक्स डेफिनेशन हु इज अ मुस्लिम। क्रिश्चियन कौन है? देयर इज नो फिक्स डेफिनेशन हु इज अ क्रिश्चियन। हिंदू कौन है? देयर इज नो फिक्स डेफिनेशन हु इज अ क्रिश्चियन। तो जब आप इतनी प्राइमेसी देते हैं रिलीजन को अपनी जो है पब्लिक लाइफ में, और स्पेशली गवर्नमेंट एंड स्टेट में, तो ये कंफ्यूजन आना ही आना है, क्योंकि रिलीजन इज वेरी सब्जेक्टिव और कोई फिक्स डेफिनेशन किसी भी रिलीजन या रिलीजियस आइडेंटिटी की नहीं है। अब मसलन अमेरिका में ही एक कम्युनिटी है मॉर्मन क्रिश्चियन, जो कि जोसेफ स्मिथ ने फाउंड की थी, और ये खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, पर बाकी जो क्रिश्चियंस हैं स्पेशली इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट, वो मॉर्मन्स को क्रिश्चियन नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि दे आर नॉट क्रिश्चियंस एंड दे डोंट फॉलो जीसस। अमेरिका में तक में इस तरह के जो है चीजें पाई जाती हैं। तो रिलीजियस नेशनलिज्म में यही प्रॉब्लम होती है, बिकॉज रिलीजन इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एंड इट इज अनडिफाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम, रिलीजियस आइडेंटिटीज। जी ऋषि, मुझे पता है जोसेफ स्मिथ का, उनको अरेस्ट किया गया था और वहां पे उनको जो मॉब था उसने वहां से छुड़ा के तो उनको लिंच कर दिया था, उनको मार दिया था। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम जिन्ना साहब की 11 अगस्त वाली स्पीच पे चले, तो फिर हम रिलीजियस नेशनलिज्म पे यकीन रखने वाले नहीं होंगे, फिर हम टेरिटोरियल नेशनलिज्म पे यकीन रखने वाले तो, होंगे। तो यानी फिर पाकिस्तान पाकिस्तान बनाने में, का मतलब क्या है? देखिए पाकिस्तान में जो भी सिटीजन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, वो इक्वल सिटीजन ट्रीट होना चाहिए। तो यही तो कांग्रेस पार्टीशन कह रही थी कब से, तो फिर जिन्होंने ने उस पे पार्टीशन क्यों किया? उस पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि भाई हमें जो है अपना फ्यूचर इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा था, हमें लगता था कि हमारी एक्सप्लॉयटेशन होगी। इफ आई आपको प्ले डेविल्स एडवोकेट, आई वुड से दैट। तो जी। मतलब आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपना फ्यूचर अच्छा नजर नहीं आ रहा था, और आपने फिर एग्जैक्टली वही चीज पाकिस्तान में करने की कोशिश की, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ? उसमें जो जिन्ना साहब ने लॉजिक दी थी ना, उसने कहा था कि कांग्रेस जो है ना, ये हिंदू राज एस्टेब्लिश करना चाहती है, तो हम जो है हिंदू डोमिनेशन में नहीं रहना चाहते, हम अलग जो है वतन बना के रहना चाहते हैं। ओके, सो लेट मी आस्क यू वन थिंग, कौन सा हिंदू राज है आज इंडिया में? क्या इंडिया मनुस्मृति और वेदास पे चल रहा है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है? तो ये काहे का हिंदू राज हुआ? कहाँ से हिंदू राज हुआ? अगर ये होता कि हाँ भाई वेदास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, या मनुस्मृति वो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, और उसके हिसाब से इंडिया चल रहा है, तब तो कहते भी कि हिंदुइज्म, और या हिंदुइज्म इंडिया का स्टेट रिलीजन है और हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है वो लॉ है। बट ऐसा तो है नहीं, तो इंडिया तो सेक्युलरिज्म पे ही चल रहा है। तो अगर जिना सेक्युलरिज्म ही चाहते थे, तो फिर उन्होंने अलग मुल्क क्यों बनाया? गांधी जी ने बात की थी ना एक दफा राम राज की, तो उसका भी पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में बड़ा रेफरेंस दिया जाता है। और आजकल आजकल तो पाकिस्तान में खासतौर पे इसकी बात की जाती है कि जी नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो कुछ कर रही है, उसने टू नेशन थ्योरी को विंडिकेट कर दिया। आप क्या कहते हैं उस बारे में? मैं रामराज पे आना चाहूंगा। गांधी जी ने खुद कहा है कि रामराज हैज नथिंग टू डू विद द हिस्टोरिकल राम, लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या। कि इनका अयोध्या के भगवान राम से राम राज्य का कोई जो है लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट अ मेटाफॉर फॉर एन आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें सबके लिए इंसाफ हो और सबके लिए इक्वल राइट्स हो। तो ये था गांधी जी का राम राज्य, इक्वल राइट्स फॉर एवरीबडी एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं ये कहूंगा कि उन्होंने क्या कभी
कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया कि इसको एब्रोगेट करके हम मनुस्मृति या वेदास को बना दें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं किया। आज भी मुस्लिम को इक्वल राइट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, मैं पहले भी आपके इंटरव्यूज में कह चुका हूँ, उसके सारे बेनिफिट्स मुस्लिम को मिलते हैं। तो कहाँ है कोई डिस्क्रिमिनेशन? आप देख लीजिए, माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उसका इतना करोड़ों अरबों रुपए का बजट हर साल होता है जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर खर्च किया जाता है। तो कहाँ है डिस्क्रिमिनेशन? आप बताइए। तो अगर मैं यही कहता हूँ कि अगर जो जिना सेक्युलरिज्म ही चाहते थे तो फिर वो तो इंडिया में वही चीज मिल रही थी, तो फिर अलग क्यों हुआ? उनको खौफ था कि हिंदू मेजॉरिटी जो है ना वो हमें ओप्रेस करेगी। क्या क्या ओप्रेस किया? मतलब पहले भी क्या ओप्रेस किया था हिंदू मेजोरिटी ने, और आज भी की हिंदू मेजोरिटी क्या ओप्रेस कर रही है? 3-3.5 करोड़ से 21 करोड़ 22 करोड़ हो चुकी है पॉपुलेशन मुस्लिम की, तो क्या ये ऑपरेशन है? क्या है ऑपरेशन? नहीं, आजकल देखिए ना, बहुत सारे पाकिस्तानी पेट्रियट से अगर आप बात करें तो वो कहते हैं जी देखें, आज तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है कि इंडिया सेकुलरिज्म के रास्ते से हट गया है और माइनॉरिटीज जो हैं वो सेफ नहीं है। मणिपुर की मिसाल दी जाती है, बाकी मिसालें दी जाती हैं। गुजरात में इतना बड़ा राइट हुआ। ये कितना बड़ा राइट हुआ गुजरात में सर? कितने लोग मरे? 1100 1200? मतलब अनफॉर्चुनेट है एक इंसान का भी मरना, बट 1100 1200, और उसमें जो है 300-400 हिंदू भी थे, तो वो नहीं दिखाया जाता। और मणिपुर का वो केस है वो अलग है, वो एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, और इतनी बड़ी सोसाइटी जहाँ पर हो, इतनी सारे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हो, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो है मतलब रहते हैं इंडिया जैसी डाइवर्स सोसाइटी में स्पेशली। तो मणिपुर का केस पूरा अलग है, वो कोई जो है राइटिंग या वैसा नहीं है, वो एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, एथनिक वायलेंस है बिटवीन कुकीज एंड मेटीज। तो दैट इज अ फॉल्स इक्विवेलेंट। और हिंदू डोमिनेशन की जहां तक बात है, तो देखिए अब इंडिया हिंदू मेजोरिटी है तो हिंदू डोमिनेशन ही तो रहेगा। ये कौन सी बात हुई कि मतलब हिंदू क्या वोट डालने ना जाए? कि भाई हिंदू वोट नहीं डालेगा, मुस्लिम ही वोट डालेंगे, या हिंदू इलेक्शन नहीं लड़ेगा, या हिंदू सिविल सर्विस में नहीं जाएगा, सिर्फ मुस्लिम ही जाएंगे? मतलब आखिर क्या चाहते थे जो है मुस्लिम लीग और जिना? तो ये तो कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं हुआ। अब मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, मैं बोलूँ यहाँ पर इतना वाइट डोमिनेशन है, सेनेट में 95% वाइट हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इतने ओवरवेलमिंगली वाइट हैं, सारे एक को छोड़ के सारे प्रेसिडेंट्स वाइट हुए हैं, तो ये तो सही नहीं है, और इंडियन अमेरिकन को ही प्रेसिडेंट बनना चाहिए, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ? तो नो, बिकॉज देखिए पार्टीशन का मेन कारण यही था कि Muslims were not ready to accept a Hindu majority government and a Hindu, majority constituent assembly and a constitution dominated and a constitution created primarily by Hindus. तो ये पार्टीशन का मेन कारण था जो मैंने अभी आपको बताया। मुस्लिम्स कभी भी इसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, और ये बात अम्बेडकर ने अपने बुक में कही कि मुस्लिम्स दे विल नॉट रेस्पेक्ट हिंदू मेजोरिटी गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच ऋषि। थैंक यू सो मच। आई होप के हमारे जो ऑडियंस हैं वो इसको थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन समझ के इस पे गौर करेंगे, इस पे मजीद जो है वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन एंड डिबेट। थैंक यू।